नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 विवादों कृषि कानून को लेकर वापस लेने का ऐलान किया था और अब पीएम के ऐलान के बाद से ही आपको बता दें कि जो घमासान है, राजनीतिक घमासान, वो शुरू हो चुका है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए एक बिल को मंजूरी दिए जाने की भी संभावना है। बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और जिसके बाद तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से ही खत्म हो जाएंगे। मोदी कैबिनेट आज इन कानूनों की वापसी पर अपने मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट की बैठक पीएमओ में आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसके बाद 29 नवंबर से ही शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही कानून वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संसदीय नियमों के मुताबिक किसी भी पुराने कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया है जो किसी नए कानून को बनाने की है। जिस तरह से कोई नया कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बिल पारित करवाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से पुराने कानून को वापस लेने या समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में बिल पारित करवाना पड़ता है। दूसरे अर्थों में कहे तो एक नया कानून बनाकर ही पुराने कानून को खत्म किया जा सकता है। ऐसे में पीएम के ऐलान की तामील के भी 29 नवंबर से ही शुरू हो रहे हैं। संसद सत्र में ही लोकसभा या राज्यसभा में 3 कानूनों के लिए या फिर 2-3 अलग अलग या फिर तीनों के लिए एक ही बिल पेश किया जाएगा। पेश होने के बाद चर्चा या बिना चर्चा के बिल पहले एक सदन और फिर दूसरे सदन में पारित होने के बाद मंजूरी के लिए भी राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे। बिल पारित होने में कितना समय लगेगा ये सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। हालांकि पीएम की घोषणा से अनुमान यही लगाया जा सकता है कि दोनों सदनों में बिल पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद यही है कि सत्र शुरू होने के पहले ही हफ्ते में ही तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर थे। यहां जेपी नड्डा के आपको बता दें कि नामदेव गुरुद्वारे में पूजा अर्चना भी की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी काम किए हैं और उनकी पुरानी मांगों को भी पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने 1984 के दंगों में ही शामिल लोगों पर एसआईटी बैठाकर उनको जेल भेजने का काम किया है। भले ही वो कितने प्रभावशाली हों, ये राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नड्डा के साथ मौजूद रहे। इसके बाद जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर और 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आप सब और मैं बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये भव्य कार्यालय देखने का मौका मिल रहा है। आप उनसे पूछिए जो आज से 15 और 20 साल पहले पार्टी के कार्यकर्ता बनकर किसी किराए के मकान पे रहकर विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। और इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि उजाले का सुख लेना है तो अंधेरे को याद करो, विपत्ति काल को याद करोगे तभी सुख के काल का आनंद ले सकोगे। हमें ये रुकना नहीं है बल्कि चलते रहना है। 5 क से पार्टी का संगठन चलता है और क से कार्यकर्ता कारिणी कार्यक्रम और कोष का कार्यालय से भी ये चीजें हमारे पास है और आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नड्डा ने आगे कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई जिला बिना कार्यालय के नहीं होना चाहिए, कार्यालय आधुनिक होना चाहिए। अमित शाह जी ने जिस कार्य को आगे बढ़ाया है उसी कार्य को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज मुझे खुशी है कि देश में 432 कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं। आज ये भी खुशी की बात है कि बड़े भाग्यशाली है हम कि आप बीजेपी कार्यकर्ता है और क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबने बैठा हुआ कार्यकर्ता कल मंच पर प्रदेश या पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने क्रूज छापेमारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी कि एनसीबी और से क्रूज छापेमारी फर्जी है या नहीं।
उन्होंने बताया कि इसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी। आर्यन खान जमानत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट हालिया टिप्पणियों को देखते हुए इस बात से संकेत दिए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आर्यन खान और मुनमुन धमेचा और अरबाज चमेंट भी जमानत याचिकाओं पर विस्तृत आदेश में भी न्यायमूर्ति नितिन सोम्बे और हाल ही में कहा गया था कि मामले में साजिश और सामान्य इरादे से संबंधित एनसीबी के आरोपों की उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया से ही सकारात्मक जो है वो सबूत नहीं मिले हैं। और इस बारे में पूछने पर दिलीप पाटिल ने कहा है कि इस पृष्ठभूमि के खिलाफ शहर की पुलिस जांच करेगी कि एनसीबी के क्षेत्रीय निर्देशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में कोडालिया क्रूज जहाज पर छापेमारी फर्जी है भी या नहीं भी। और इसको लेकर भी उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस की ओर से ये दूसरी जांच होगी जो 27 अक्टूबर से वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी के एक गवाह की ओर से लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिलीप सावत की देखरेख में 4 सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एनसीबी के गवाहों सहित कई लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जहाज और कथित फर्जी छापे अधिकतम प्रचार हासिल करने के लिए हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को लक्षित करने और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए भी कथित तौर पर जबरन वसूली की मांग करने जैसे कई मामलों में वानखेड़े को निशाना बनाते हुए एक एक के बाद ही कई खुलासे कर रहे हैं। नवाब मलिक ये भी आरोप लगाया है कि वानखेड़े ने एक आश्रित श्रेणी में ही तहत IARS की बड़ी नौकरी पाने के लिए भी फर्जी दस्तावेज जमा कराए थे। बता दें कि जहाज पर छापेमारी के बाद एनसीबी ने कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से खान, धमेचा और मर्चेंट सहित अधिकांश को जमानत भी मिल गई है।